नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन एकेडमिक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ हिंदी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर यूपीएससी सीएससी हिंदी जो है वह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे डेली लाइव क्लास, आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन एकेडमी के इस पीसीसीएससी हिंदी ऐप पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अन एकेडमी लर्निंग ऐप। इसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने बारे में हम बता दें कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से इलाहाबाद तथा दिल्ली के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में हम इतिहास, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं तथा मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा लगातार मैं अन्य स्टेट पीसीएसओ को लगातार मैं देता रहा हूं। दोस्तों, अन एकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, कहीं से भी हों। आप अपने मनपसंद एजुकेटर से, आप अपने गांव से, आप अपने घरों से, कहीं से भी आप उनसे अपने मनपसंद एजुकेटर से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन तथा अपने लक्ष्य को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। दोस्तों, पीएससी सीएससी हिंदी में जो भी सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। पीएससी सीएससी हिंदी में जो भी आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। अब हम बता दें आपको कि पीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो रखा गया है वह 1 महीने की जो फी है वो है 5,000 रुपये। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 22,500 रुपये। 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखा गया है 27,500 रुपये और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है, मतलब 2 साल का, वो रखा गया है 40,000 रुपये और 3 साल मतलब 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 50। अगर आप हमारा कोड, जो हमारा कोड है AKS001, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 5,000 की जगह पे 4,500 रुपये देना होगा। 6 महीने की जो फीस है वो 22,500 की जगह पर 20,250 रुपये देना होगा। 12 महीने का जो फीस है वो 27,500 की जगह पे 24,750 रुपये देना होगा और 24 महीने मतलब 2 साल की जो फीस है वो 40,000 की जगह पे 36,000 रुपये देना पड़ेगा और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस है वो, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 50,000 की जगह पे मात्र 45,000 होगा। दोस्तों, इतने कम फीस पे, इतने कम नॉमिनल फीस पे कोई भी संस्थान इससे बेहतर सेवा आपको नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप जरूर एडमिशन लीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है 1 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन वो है 9,000 रुपये। 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो 9,000 रुपये। 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 22,500 रुपये। 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 40,500 रुपये और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 49,500 रुपये और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है, मतलब 2 साल का, वो है 72,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 90,000।
अगर आप हमारा कोड जो AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको देना होगा 1 महीने की जो फीस है वो आपको 9,000 की जगह पे 8100 रुपये, 3 महीने की जो फीस है 22,500 की जगह पे 20,250 रुपये और 6 महीने की जो फीस है वो 36,450 रुपये और 12 महीने की फीस जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ 44,550 रुपये और 24 महीने मतलब 2 साल की जो फी है वो 72,000 की जगह पे आपको 10% डिस्काउंट के साथ 64,800 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 90,000 की जगह पे आपको 10% छूट के साथ 81,000 रुपये देना होगा। अगर आप हमारा कोड जो AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको यह बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको AKS001 का प्रयोग करना होगा जो हमारा कोड है। दोस्तों, इस कोरोना ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसका आप फायदा उठाइए। देखिए, यह कोर्स उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपनी मंजिल से अभी दूर हैं। उनके लिए यह बेहतर कोर्स है। उनके लिए यह बेहतर कोर्स है। आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को साधने में आप सहायक बनिए। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक कोर्स। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। इसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है 69,500 रुपये और 24 महीने का मतलब 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो है 1,60,000 रुपये और 36 महीने 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1,41,000। अगर आप हमारा कोड जो AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको देना होगा इसके लिए 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 10% छूट के साथ मिलेगा 62,550 रुपये और 24 महीने 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,60,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 96,300 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% छूट के साथ 1,41,000 की जगह पे आपको 1,26,900 रुपये देना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है इसको प्रयोग करना होगा। दोस्तों, यह कोर्स आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी-अभी या तो ग्रेजुएशन पास किए हैं या अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि यूपीएससी, सीएससी की तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए और इसके लिए यह बेहतर प्रोग्राम है। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है, क्योंकि आपको इस पे कम से कम 2 साल 3 साल आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, मेंस की तैयारी कराई जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी और सोचिए कि आपको मात्र 1,26,900 रुपये में कितना बेनिफिट होगा। इसलिए आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए और आप हमारे कोड AKS001 जो हमारा कोड है इससे साथ एडमिशन लीजिए और आप किसी से भी पढ़िए, अपने मनपसंद एजुकेटर से। आपको सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको अपने मनपसंद एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब हम चलेंगे विषय वस्तु पे, जहाँ आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आखिर नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्यों जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया इसलिए कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने है। संविधान के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक मतलब क्या, मतलब सही मामलों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या किया गया, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक इसको दिया गया है, जिसमें बहुत सारे चीज दिए गए हैं, जैसे क्या, समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण से सुरक्षा, पशुपालन की विधि, जितना चीज हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय जितना हो सकता है, समाज से जुड़े हुए और अर्थ से जुड़े हुए जितने हो सकते हैं, सबको नीति निर्देशक तत्वों में क्या किया गया है, समाहित किया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो क्या है, वो वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है और राज्य के द्वारा इसे समाप्त, इसमें कोई परिवर्तन या समाप्त भी नहीं किया जा सकता। ऐसा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। अभी बताए ही कि क्या करेंगे, संविधान का सही रूप से लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए, प्रजातंत्र मतलब क्या हुआ, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए और क्या करने के लिए, समाज का, भारतीय संविधान का एक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया, संविधान में स्थान दिया गया, उन्होंने कहा था कि यह क्या है, यह 1935 के अंतर्गत जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जो अधिनियम जारी किए गए थे 1935 के, उसी के समान क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भी क्या किया गया है, उन्हीं 1935 के अधीन, उसके तहत उसी की तरह क्या किया गया है, जनता के लिए इसको जारी किया गया है, जनता के हित में जारी किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। भी बताए ही, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। मतलब क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक मतलब क्या हो, समाज में सबके लिए न्याय हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, हाँ, समान सिविल संहिता हो, पशुपालन में क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, पर्यावरण से व्यक्ति की सुरक्षा किया जाए, मतलब जितना न्याय हो सकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सबको नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जैसा कि संविधान के निर्माता भारत को भविष्य में देखना चाहते हैं। मतलब क्या है,
और सबसे बड़ी चीज है क्या है कि गांधी का जो दर्शन है वह इसी नीति निर्देशक सिद्धांत में ही समाहित है। जिसे गांधी जी क्या था, कुटीर उद्योग की स्थापना, फिर लोकतंत्र निचले पौधान तक स्थापित हो, जैसे ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 में, यह जितना चीज है क्या है गांधी का दर्शन से यह प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, इसमें कहीं ना कहीं गांधीवाद या गांधी का दर्शन भी इसमें समाहित है। ये तत्व देश के शासन के क्या है, मूलभूत आधार है। नीति निर्देशक तत्व जो है शासन के मूलभूत आधार हैं, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में करे। मतलब नीति निर्देशक जो सिद्धांत दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है, यह क्या है, यह शासन का मूलभूत आधार है। यह शासन का मूलभूत आधार है। इसीलिए कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है, शासन का यह कर्तव्य है कि वह इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में और लोकतांत्रिक न्याय की स्थापना में प्रयोग करे। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखे। क्या कर रहा है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि जो भी नीति निर्देशक तत्व कि जो भी कानून बनेगा, ठीक है, वह क्या करेगा, जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा वह नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, उसको ध्यान में रखकर यह बनाया जाएगा, जिससे लोगों के अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन न हो। सामाजिक और आर्थिक जो न्याय की बात की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत में, उसका क्या हो, उल्लंघन न हो। गांधी के दर्शन जो है जिसे वह क्या हो, वह उसका भी उल्लंघन न हो, यह ध्यान रखने की बात। ये संवैधानिक निवेश देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वहां अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में। तो अनुच्छेद 36 में क्या किया गया, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक देखिए, संविधान का भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है, और भाग 4 जो है वही क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। परीक्षा में पूछता है कि कहां से कहां तक है, तो 36 से 51 तक है, और संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जब विधायिका और कार्यपालिका तथा प्रशासनिक मामलों में क्या है, राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ये राज्य के द्वारा राज्य के लिए सिफारिशें की गई हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका के सभी भाग, स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी लोक प्राधिकरण शामिल है इसके। आखिर अब नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना क्यों की जाती है, या इसको भी हम देख लें। नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना की जाती है। कोई कानूनी शक्ति नहीं कहा गया है, क्योंकि इसको कोर्ट में क्या किया जा सकता है, यह बाध्य योग्य नहीं है। फिर मूल अधिकार के लिए अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है
तो कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेती है, क्योंकि मूल अधिकार का संरक्षक बनाया गया है किसको? कोर्ट को। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर अवहेलना होती है तो क्या होगा? इस पे कोई मतलब ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। तो सबसे बड़ी इसकी आलोचना तो यही हो गया कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई कानूनी शक्ति नहीं। गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण केटी शाह ने निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाए। केटी शाह ने कहा नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना क्यों की जाती है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना इसीलिए की जाती है कि यह क्या है, यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य क्या मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अगर मामले का जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर अवहेलना किया जाता है राज्य के द्वारा, तो इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता। जबकि मूल अधिकार के साथ था क्या कि मूल अधिकार का अगर सरकार उल्लंघन करती है, राज्य उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है, तो उसको कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता था राज्य सरकार को, क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा का जो भार दिया गया है वो किसको दिया गया है? न्यायालय को दिया गया है। लेकिन ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ नहीं है, इसीलिए केटी शाह ने इसे क्या कहा, एक ऐसे चेक की से तुलना की जो बैंक जो अपनी सुविधा के अनुसार उसको भजा ले। मतलब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग कर सकती है। यह एक पहली आलोचना है। टीटी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा। टीटी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने इसे भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा। केसी हेयर ने इसे धार्मिक उपदेश की संज्ञा दिया। नीति निर्देशक सिद्धांतों, तर्कहीन व्यवस्था। एन श्रीनिवासन ने कहा कि निर्देशक तत्व क्या है, वो तर्कहीन और अनुचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। श्रीनिवासन कहते हैं कि क्या है, यह बिल्कुल एक तर्कहीन व्यवस्था है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में दिए गए क्या है, एक तर्कहीन व्यवस्था है, क्योंकि राज्य जब भी चाहेगा इसको अपने सुविधा के अनुसार इसको मोड़ लेगा। इसीलिए यह नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं लोक अधिकार नहीं, ये क्या है, एक तर्कहीन व्यवस्था का। सर आइवर जेनिक्स के अनुसार इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान या दर्शन नहीं है। रूढ़िवादी इसकी आलोचना करते हैं। रूढ़िवादी लोग कहते हैं आइवर जेनिक्स के अनुसार ये तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित और भारत के लिए भविष्य में उपयोगी नहीं हो। आइवर जेनिक्स एक रूढ़िवादी विचारक हैं, उनका कहना है कि जो नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए हैं वो क्या है, इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन, 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन से प्रभावित हैं, जो आने वाले भविष्य में भारत के लिए क्या होंगे, उपयोगी साबित नहीं होंगे। इसे समाजवाद के बिना फेबियनवाद की संज्ञा दिया गया, फेबियन समाजवाद। अगला है संवैधानिक टकराव। ये संथानम का मानना है कि निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह टकराव केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संभव है। मान लीजिए कि केंद्र के द्वारा कोई नीति निर्देशक तत्वों में कुछ शामिल किया गया, हो सकता है कि राज्य उसको न माने, इससे क्या हो जाएगा, राज्य और केंद्र के बीच टकराव हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि मान लीजिए कि अगर नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना की जाती है राज्य के द्वारा, अगर कोर्ट इसको संज्ञान ले ले, फिर टकराव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कोर्ट में वाद योग्य नहीं माना गया है।
कोर्ट उस पर नहीं ले सकती है। अगर कहीं ले लिया हो, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर कोर्ट अगर इस पे स्वतः संज्ञान ले लिया कि अगर इसे लगे कि इससे लोगों की भावनाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यही कहना है ये संस्थानों का। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर इतने होने के बावजूद भी, इतने विरोधीवादी विचार होने के बावजूद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे की संतुष्टि क्या थी। आखिर इतने विवाद होने के बावजूद भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया संविधान। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस बात की संतुष्टि की थी कि व्यक्तिक अधिकार को दो श्रेणियों, न्यायोचित और न्यायोचित गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार। संविधान सभा के जो संवैधानिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे की संतुष्टि जो रही, क्यों उसको किया गया, आखिर क्या ऐसी चीज थी कि इतनी आलोचना होने के बावजूद भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। इसके पीछे BN राव जो थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं, वे इस बात की संतुष्टि की कि व्यक्तिक अधिकार को क्या करना चाहिए, पहले दो श्रेणियों में बांटना चाहिए, एक न्यायोचित और एक गैर न्यायोचित, जिसे प्रारूप समिति द्वारा क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया। उन्होंने क्या कहा कि 2 भागों में बांटिए और भाग 3 में क्या रखिए कि जो न्यायोचित हैं, जो जनता के द्वारा जनता के अधिकार हैं, जिस उसको किसमें भाग 3 में उल्लिखित किया गया, और गैर न्यायोचित जिसपे कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता है, उसको नीति निर्देशक तत्व जो है उसको भाग 4 में रखिए गया। निर्देशक तत्वों की आखिर उपयोगिता क्यों थी। भारतीय संविधान में जब भाग 3 में मूल अधिकार दिया ही गया था जनता के लिए, जब मूल अधिकार 6 मूल अधिकार दिए ही गए थे, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जितने अधिकार थे सब जब दिए ही गए थे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि नीति निर्देशक तत्वों को एक अलग से इसमें शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में संविधान में उल्लेख है कि ये शासन के क्या है, मूलभूत आधार है। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर संविधान में यह कहा गया है कि जो शासन है लोकतांत्रिक शासन, देखिए जब तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के बाद ही सही मामलों में आर्थिक और सामाजिक तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना। यह यही कह रहा है कि इनकी उपयोगिता इसीलिए थी कि क्या हो, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना किए जाए, नीति निर्देशक तत्वों को समाहित कर। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में संविधान में उल्लेख है कि ये क्या है, शासन के मूलभूत आधार हैं। इन सभी निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाया जा सकेगा। मतलब जब तक नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता। सामाजिक सही मामलों में लोकतंत्र की स्थापना इनको समाहित करने के बाद ही हो सकती है, तभी लोगों को सही मामलों में लोकतंत्र की स्थापना का भान। इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत न केवल अधिक लोकतांत्रिक होगा, बल्कि नागरिकों के लिए भी क्या होगा, कल्याणकारी होगा।
इन निर्देशक तत्वों के अनुपालन के पश्चात भारत न केवल अधिक लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के लिए भी क्या होगा, एक सही अर्थ में कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शक के समान है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भले ही क्या है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन न्याय करने में, कोर्ट को न्याय करने में यह क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। अपन कोर्ट को न्याय करने में यह कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। भले ही इसको कोर्ट के अंदर वाद योग्य नहीं माना गया है, लेकिन जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, संविधान के मान लीजिए कि पर्यावरण पर अगर कोई सुरक्षा पे देना है तो नीति निर्देशक सिद्धांत से कोर्ट इसको समीक्षा कर ले सकती है। चाहे लोगों के समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, किसी चीज पे अगर देना हो फैसला, तो भले ही उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका सहारा लेकर कोर्ट क्या कर सकती है, अपने न्यायिक समीक्षा कर सकती है। प्रसिद्ध संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। प्रसिद्ध संविधानविद जो ब्रिटेन के थे ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार को क्या कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है कि दोनों है जो है यही संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य राज्य तथा कार्यपालिका को कल्याणकारी कार्यों की तरफ स्वैच्छिक रूप से प्रेरित करना था। संविधान निर्माता नागरिकों का कल्याण तो चाहते थे, परंतु वे राज्य की समस्याओं से भी अवगत थे। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कार्यपालिका को कल्याणकारी कार्यों की तरफ मोड़ना था। और दूसरी तरफ क्या था कि जो संविधान निर्माता थे वह यह भी जानते थे कि राज्य के पास क्या है, उतने ज्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि अभी अभी आजादी मिली हुई है और वह राज्य की आर्थिक व्यवस्था से भी क्या थे, परिचित थे, समस्याओं से भी अवगत थे। इसी को देखते हुए उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया। किसके लिए, वह क्योंकि वह राज्य के साथ साथ नागरिकों का भी कल्याण चाहते। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण अब हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 38 सबसे पहले देखेंगे। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था कायम करेगा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, लोक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था कायम करे। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है। देखिए, सबसे चीज है कि इसमें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, इसको यह राज्य के ऊपर छोड़ा गया है लागू करने के लिए।
इस पे कोर्ट के द्वारा कोई भी आज्ञा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि क्या है, यह वाद योग्य नहीं है, लेकिन यह सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि क्या किया है, आशा किया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें क्या हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जितना वो हो सकता है न्याय हो सकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ये क्या मिले, सभी लोगों को मिले, जिससे एक लोकतांत्रिक समाज और एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण हो। यह अनुच्छेद 38 करता है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त अवसर की प्राप्ति। अनुच्छेद 39 कहता है कि क्या, कि सभी के लिए समान, सभी के लिए बिना कोई भेदभाव रहित क्या हो, जीविका का साधन प्राप्त, सबको समान हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान रूप से मिले, इसके साथ कोई भेदभाव न हो, जीविका के जो साधन हो, जो भी नौकरी हो चाहे जो भी चीज हो, उस पे क्या मिले, बराबर अधिकार हो स्त्री और पुरुष को, यह कहता है अनुच्छेद 39। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम प्राप्ति हो, इस समूह को इसका फायदा, जो भी मतलब क्या हो, समुदाय के भौतिक संसाधन जो भी है उसके स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार बांटा जाए कि जिससे क्या हो जाए, पूरे समूह को इसका फायदा मिले, पूरे ये नहीं किसी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति को इस भौतिक संसाधन का फायदा न मिलकर क्या हो, मिले पूरे देश के लोगों को, पूरे एक समूह को इसका फायदा मिले। आर्थिक व्यवसाय इस प्रकार चले, आर्थिक व्यवसाय इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। मतलब क्या है, आर्थिक व्यवसाय ऐसा होना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि देखिए सब मूल इसका जो द्वितीय निर्देशक तत्व है, यह सभी चीजों में क्या कर रहा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को ढूंढ रहा है। यह कह रहा है कि आर्थिक जो भी न्याय हो रहा है, आर्थिक व्यवसाय जो भी चल रहा है, वह क्या होना चाहिए, सबके लिए कल्याणकारी हो। ये नहीं कि कुछ ऊपर के लोग हैं जो उसका फायदा ले रहे हैं और बाकी लोग उसके दुष्परिणाम से झेल रहे हैं, ऐसा कोई भी आर्थिक व्यवसाय नहीं। मान लीजिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में खास करके हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, जिसे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे क्या किया जाता है, वहां के संसाधनों का तो दोहन कर लिया जाता है, वहां के संसाधनों का तो दोहन किया जाता है, लेकिन वहां के जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जाता है। यह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अनुच्छेद 39 की मूल भावना का, संविधान की जो मूल भावना है वह उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए कि वहां के तो आप संसाधन उनका ले लिए, तो ये तो कहीं ऐसे भी आर्थिक न्याय नहीं हुआ भाई। अगर आप वहां से प्राप्त कर रहे हैं, वहां पे आप डेवलप कीजिए, वहां के लोगों को भी उस आर्थिक जो जिसमें आप कमा रहे हैं, वो क्या करें, व्यवसाय उसमें उनको समाहित कीजिए, उनको भी उसका फायदा दीजिए, तब क्या हो जाएगा, ये होगा आर्थिक न्याय। और सबसे बड़ी चीज जो होना चाहिए कि आर्थिक जो संसाधन है उस पर क्या होना चाहिए, समाजवादी व्यवहार होना चाहिए, मतलब सबका अधिकार।
किसी एक व्यक्ति के हाथ में वह पूर्णतः न जाके क्या हो, उस पे आर्थिक पे सबका समान अधिकार। तब ये क्या होगा, एक सामाजिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हो पाएगी। यह अनुच्छेद 39 का। इसी में कहा गया है अनुच्छेद 39 के ही अनुसार पुरुष और स्त्रियों को क्या हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है। मतलब पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। क्या कहा गया है इसके अंदर, सबसे पहली चीज तो क्या गया है अनुच्छेद 39 में कि क्या होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये नहीं मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि पुरुष और महिला के वेतन में जो है वो भेदभाव ना हो, नहीं होना चाहिए। मतलब अगर काम दोनों से एक ही लिया जाता है तो ये नहीं कि स्त्री को अलग से कम वेतन दिया जाए, पुरुष को ज्यादा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। दूसरा चीज 39 में ही कहा गया है कि राज्य यह देखेगा क्या कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य से संबंधित और बालकों की सुकुमार अवस्था, मतलब क्या हो, बालकों के अधिकारों को भी का दुरुपयोग न किया जाए। मतलब उनको क्या हो कि बालकों को जो उनकी उम्र 18 साल से कम है उनको क्या किया जाए, उनसे काम लिया जाए। इसको रोकने का भी देखने का भी अधिकार 39 में दिया गया है। उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न आना पड़े जो उनकी आय और शक्ति के अनुकूल न हो। मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अब देख लीजिए आप कि 39 जो है यही नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता है कि 39 क्या कर रहा है, यह लोगों के जीवन की भी सुरक्षा कर रहा है। 39 जो कह रहा है क्या कि आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति से विवश होकर कोई ऐसी व्यवसाय न करें जिससे क्या हो, उनके जीवन और उनकी शक्ति के लिए खतरा हो। मतलब यह राज्य का अधिकार दिया गया है कि वह देखे कि लोग जो काम कर रहे हैं उनसे कहीं जीवन उनका प्रभावित तो नहीं हो रहा है या उनके जीवन के लिए खतरा तो नहीं है। ये भी काम जो क्या है, यह नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। दूसरा चीज कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए एवं शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा किया जाए। देखिए मूल अधिकार में भी ये चीजें दिया गया था, लेकिन मूल अधिकार में सीधे सीधे उसमें लोग कोर्ट उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सरकार से राज्य से आशा किया गया है कि वह राज्य ऐसा न करे, क्योंकि लोकतांत्रिक इससे क्या होगा, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं क्या होगा, गला घोटना हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 39 के ही अंतर्गत कहा गया है कि बालकों का जो विकास हो वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण में होना चाहिए, गरिमामय वातावरण में। यह इसका इसका भी ध्यान राज्य को देना चाहिए कि उनका क्या हो, उनका शोषण न हो। इसको कब जोड़ा गया है, इसको अनुच्छेद इसको 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, उस समय इसको जोड़ा गया कि बालकों का स्वतंत्र और गरिमामय विकास हो। इसका भी ध्यान देने की जरूरत किसको है, राज्य को। अनुच्छेद 39 को अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता,
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज कितनी बड़ी चीज है कि अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कोर्ट के अंदर जेल के अंदर चला गया, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वह अपना वकील रख सके अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने के लिए। तो यह अधिकार दिया गया है, कोर्ट को यह अधिकार है कि वह क्या करे, कोर्ट को यह दिया गया राइट दिया गया है कि वह उस लोग जनता मतलब जो उस अपराधी को क्या करे, लायर मुहैया कराए, जिससे वह अपनी वकील मुहैया कराए, जिससे वह अपनी बात क्या करे कोर्ट के सामने सही तरीके से रख सके, जिससे क्या हो उचित तरीके से न्याय हो। या तो अगर ऐसा नहीं होगा तो यही होगा कि एक व्यक्ति का बात सुनकर एक पक्ष का बात सुनकर उसे फैसला दे देना, तो यह क्या होगा कहीं ना कहीं इसे न्याय का गला घोटना भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति अपराधी हो वह दोषी ही ना हो। इसीलिए आप देखते हैं आप लोग कि कोई भी अभी जैसे कुछ दिन पहले जो मुंबई अटैक में जो पकड़ा गया था आतंकवादी कसाब, कसाब को भी वकील मुहैया कराया गया। इसलिए इसीलिए कि 39 का जो है वो समान न्याय का उल्लंघन ना हो जाए। समान न्याय का जो है वो क्योंकि सबको न्याय की, इससे क्या हो जाएगा कि अगर नहीं मुहैया कराया जाएगा, इनको वकील नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी बात नहीं रखेंगे। बात जब नहीं रखेंगे तो एक तरफा न्याय हो जाएगा। एक तरफा न्याय कभी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए उचित नहीं माना गया है। इसीलिए अपराधी को भी दोषी होते हुए भी उसको वकील प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वह अपनी बात को क्या करे कोर्ट के सामने रख सके। और इससे क्या हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने सही मामलों में न्याय से वंचित हो। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्मित विभिन्न अधिनियम। अब देखिए लोकतंत्र कहा गया है कि लोकतंत्र के सही मामलों में लोकतांत्रिक समाज आर्थिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में यह नीति निर्देशक तत्व क्या है, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोकतांत्रिक कार्य रहे जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। सबसे पहला आप देख लीजिए नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की जो स्थापना किया गया, आज नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था। योजना आयोग और नीति आयोग की जो स्थापना है इस पर किसका प्रभाव है, अनुच्छेद 38 का प्रभाव। अनुच्छेद 38 का प्रभाव दिखता है किस पे, नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना। दूसरा महात्मा गांधी का जो वो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो है, मनरेगा जो है उस पे भी क्या है, ये गांधी के दर्शन से प्रभावित है। अनुच्छेद 41 का प्रभाव, अनुच्छेद 41 का प्रभाव है इस पे, किस पे, महात्मा गांधी समाज मतलब सबके लिए क्या हो, रोजगार की स्थापना, सबके लिए रोजगार की स्थापना। यह क्या है, रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इस पे भी क्या है, अनुच्छेद 41 का प्रभाव। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में क्या जोड़ा गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 45 का प्रभाव, अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है उसका प्रभाव है क्या, कि अनुच्छेद 21 क में शिक्षा को जो पहले मूल कर्तव्य था उसके वहां से निकालकर क्या कर दिया गया, उसको मूल अधिकार बना दिया गया कि यह अधिकार ही है कि 6 वर्ष से लेके 14 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, वह उसका मूल अधिकार। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मतलब क्या है,
जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया है कि एक मजदूर को इतने रुपए से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है, इसका भी क्या है, यह 39 का अनुच्छेद 39 का प्रभाव, यह 39 का है, समान कार्य के लिए समान वेतन। या क्या कर रखिए कि ये आर्थिक न्याय की बात है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पर भी क्या है, अनुच्छेद 39 का प्रभाव। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये क्या है, अनुच्छेद 48 क का प्रभाव। कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में, लोकतांत्रिक समाज में जो भी नियम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, उसपे कहीं ना कहीं क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की छाप दिखाई देती है। 73वें और 74वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है। 73वां 74वां जो संविधान संशोधन क्या किया गया है, पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का इस पे प्रभाव। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। यह गांधी के दर्शन से है कि मतलब क्या होना चाहिए कि न्याय जो हो वो अंतिम पावदान तक, मतलब न्याय का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक पर जगह से ना हो, न्याय क्या हो, नीचे के स्थान से हो। इसलिए ग्राम पंचायत का जो गठन है वो गांधी के दर्शन से प्रभावित। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये अनुच्छेद 42 का प्रभाव है। जिसे अभी नहीं बनाया, अभी तो इसमें चेंज किया गया है मातृत्व लाभ अधिनियम में कि पहले बच्चे में माँ जो है वो मातृत्व पुत्र उत्पन्न होने से 6 महीने पहले से और संतान उत्पन्न होने के 6 महीने बाद तक वह क्या हो सकती है, अपने कार्य से दूर रह सकती है, यह उसको अधिकार दिया गया है। तो जो 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम है उस पर भी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 42 का प्रभाव दिखता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनाकर लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है। मतलब दंड प्रक्रिया 1973 बनाकर लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, ये भी नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित है, इससे आच्छादित है। ग्राम पंचायत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 41 के अनुसार कि लोगों को काम, उचित शिक्षा और लोक सहायता पावे, ऐसा व्यवस्था किया जाए, यह लोगों का क्या है, अधिकार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा काम पाने के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। मतलब क्या है, लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना यह राज्य का क्या है, कर्तव्य है, एक लोकतांत्रिक राज्य का कर्तव्य है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम पाने का जो अधिकार है उसी के तहत क्या किया गया है, मनरेगा की स्थापना की। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों विशेषकर अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की
प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब क्या है, 15 अगस्त 1995 से जो सामाजिक आर्थिक सहायता कार्यक्रम चल रहा है, जिससे क्या 1995 से क्या मिड डे मील हुआ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील हुआ, चाहे महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चली, गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चली। ये क्या करता है, ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व उनके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बेरोजगारों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी लोक स्थिति को सुधारने के लिए एक क्या करता है, यह एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है अनुच्छेद 41 को। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे, इसके अंतर्गत 1995 में जो कल्याणकारी कार्य शुरू किए गए उसके में क्या क्या शामिल थे प्रारंभ में, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1 अप्रैल 2001 से एनएमबीएस को जनसंख्या स्थिरीकरण को भी इसमें शामिल किया। अनुच्छेद 42 का काम, अनुच्छेद 42 जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम का क्या होना चाहिए, न्याय संगत वितरण होना चाहिए। काम का न्याय, ये नहीं कि पता चला कि एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, एक व्यक्ति को छूट दे दी जा रही है, तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 42 का उल्लंघन हो जाएगा, यह अनुच्छेद 42 का उल्लंघन होगा। इसके लिए क्या है, काम क्या जो होना चाहिए उसका न्याय संगत बंटवारा हो, सबको बराबर का काम दिया जाए और मानव उचित दशा में प्रसूति और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता केंद्र स्थापित करने की जरूरत है, उपबंध बनाने की जरूरत है, जिसे कामकाजी महिलाएं हैं जो काम करती हैं उनको प्रसूति लाभ भी मिले, यह भी अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब क्या है, अनुच्छेद 43 कहता है कि जो मजदूर लोग हैं जो काम करते हैं उनको इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए कि जिससे उनका क्या हो जाए, निर्वाह हो सके, उनका जीवन यापन का निर्वाह हो सके। नहीं कि पता चला कि उनसे काम ज्यादा लिया जाए और उनको वेतन इतना थोड़ा दिया जाए कि वो उनका क्या हो, जीवन निर्वाह ही न हो। ये भी उनके अधिकारों का क्या होगा, नीति तत्वों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 43 का यह उल्लंघन हो गया, इसीलिए इसको 43 के तहत रखा गया है। यह उल्लंघनीय है कि राज्य उपयुक्त विधान के द्वारा, राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह उपयुक्त विधान के द्वारा कृषि उद्योग अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करने मतलब हुआ कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाए राज्य के द्वारा जिसको क्या हुआ है, लोगों को निर्वाह वेतन मिले। निर्वाह वेतन का मतलब वो उनका जीवन यापन सही तरीके से गुजर सके, इसका भी ध्यान देने की जरूरत किसको है, राज्य को। दूसरी चीज कि लोगों के लिए क्या हो, अवकाश भी मिलना चाहिए, जिसे इसी के तहत क्या किया जाता है कि सप्ताह में ऑफिसों में 1 दिन की छुट्टी मंजूर की जाती है, किससे, जिससे लोगों को क्या करें, रिलैक्स हो सके, लोग आराम कर सके और अगले दिन से फिर देखिए इससे क्या होगा, अगर सबको एक ही सब अगर डेली सबसे काम दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा थकते हैं और कम से कम 1 दिन के आराम कर लेने से लोग क्या हो जाते हैं, अगले दिन नए रिफ्लेक्स के साथ, नए चेंजिंग के साथ तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित होते हैं और थकान भी उनकी दूर हो जाती है। यह अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि उनको अवकाश का भी अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत व सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। मतलब ये क्या हो गया, एक गांधी के दर्शन से प्रभावित हो गया
यह गांधी के दर्शन से प्रभावित हो गया कि क्या होना चाहिए, कुटीर उद्योग। गांधी जी ने सबसे ज्यादा किसी चीज पे जोर दिया तो इसी पे दिया, कुटीर उद्योग। क्या होना चाहिए, गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना किया जाए, छोटे छोटे उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, जो वहां पे संसाधन मौजूद है उसी से वहां पे उनको क्या किया जाए, रोजगार मुहैया कराया जाए। जिससे मान लीजिए कि गांव में क्या होता है, कॉटन होता है, मतलब कपास पैदा होता है, तो वहीं पे उनको रोजगार दिया जाए जिससे वो कपड़ा बुन के अपना जीवन गुजार सके या उससे संबंधित अन्य चीजों से अपना जीवन गुजार सके। यह ध्यान देने की जरूरत है, इसी स्थापना करने की राज्य को जरूरत है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संघ। अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, समान नागरिक संहिता हो, सबको समान अधिकार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। लेकिन यह बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय संविधान द्वारा अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। केवल एकमात्र भारत में स्टेट है, वह है गोवा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। ये मतलब क्या हुआ है कि सबके लिए समान अधिकार, यह अभी नहीं लागू हुआ है भारत के संविधान द्वारा। लेकिन गोवा एकमात्र स्टेट है भारत में जहां समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 क्या है, या समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि अब इसको तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया है, लेकिन अभी भी मूल कर्तव्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का अधिकार किसको दिया गया है, माता पिता को है। का है, माता पिता का क्या है, यह मूल कर्तव्य है। राज्य को सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना होगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। मतलब 6 वर्ष की आयु तक यह राज्य को अधिकार दिया है कि वह क्या करे, बच्चों की देखभाल करे, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करे। यह कहता है अनुच्छेद 45। इसी में से अनुच्छेद 45 को ही संशोधन करके 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार बना में संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान किया। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या कहा गया, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों SC/ST के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधित प्रावधान किए गए। इसके तहत अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वहां उनके लिए आरक्षण। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। मतलब क्या है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि आदेश दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य यह ध्यान रखेगा कि अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका क्या है, उनका शोषण न हो सके, उनके सही अर्थों में उनके हितों की क्या हो, अभिवृद्धि होनी चाहिए और सामाजिक अन्याय
और सभी प्रकार के शोषण, जिसे मतलब छुआछूत आदि के साथ उनके साथ क्या हो, भेदभाव न किया जाए, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव न किया जाए जिससे उनके क्या हो, उनके सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़े। यह भी देखना किसका काम है, राज्य का काम। राज्य इन सब चीजों को देखना चाहिए कि गरीब लोग जो हैं, खास करके SC ST के जो लोग हैं, उनके साथ कोई भेदभाव न हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में यह राज्य का कर्तव्य है। देखिए, अनुच्छेद 47 के ही तहत मिड डे मील हुआ, चाहे महिलाओं के, चाहे अभी जो एक शुरू किया गया है, कौन, फूड सेफ्टी बिल, फूड सेफ्टी बिल, यह कहीं ना कहीं क्या है, अनुच्छेद 47 से ही आच्छादित है। अनुच्छेद 47 से क्या होना चाहिए कि सबको भोजन मिलना चाहिए, पोषाहार के स्तर पर जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या करे, भूखे न सोए, इस चीज को ध्यान देने के लिए स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया। क्या हो गया, पोषाहार का स्तर ऊंचा रखा जाए, और क्या क्या फूड सेफ्टी बिल लाया गया इसीलिए कि क्या हो, सबको भोजन का अधिकार मिल सके। यह क्या है, अनुच्छेद 47 से आच्छादित है। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करें। भोजन तो सरकार देगी ही दोगी, उसके साथ भी जो चीजें शरीर के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जैसे मान लीजिए लोग शराब पीते हैं, चाहे अन्य मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, उनसे भी उन हानिकारक औषधियों से के प्रयोजन से क्या मतलब उस पर प्रतिषेध करने का काम भी राज्य को करना पड़ेगा। यह चीजें जो हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, उस पर प्रतिषेध करना भी इसका राज्य का काम का। यह भी अनुच्छेद 47 का। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 नमस्कार आप लोगों को एक बार फिर, जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल UPSC CSC हिंदी को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम का प्रयोग करते हुए आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए, जिससे आपका और हमारा जो साथ हो वो लंबा चल सके। हमारी आपसे यही शुभकामना है कि आप जरूर जुड़िए हमारे चैनल से, और आप हमारे कोर्स से जरूर एडमिशन लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हम NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं। NCERT बेस्ड कहने का मतलब ये हुआ कि हम NCERT से अलग नहीं है, जो चीजें NCERT में हैं हम वही। देखिए, NCERT पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि NCERT क्या है, बेस है। आप एक बार जब बेस मजबूत कर लीजिएगा, या अगर आप एक बार बेस मजबूत कर लीजिएगा, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम और मेंस के एग्जाम दोनों में सहायता मिल सके। नहीं तो मैं केवल चाहता तो केवल अनुच्छेद बताते हुए चला जाता, तो केवल PT के लिए होगा। लेकिन तैयारी समग्र रूप से एक साथ ऐसी करनी चाहिए जिसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाए और मेंस की भी ठीक ठाक तैयारी हो जाए, कि कम समय भी मिले तो कम से कम हम इतना तैयारी जरूर कर लें कि प्रश्न को क्या करें, टेकअप कर सके, लिख सके। इसीलिए हम जो भी यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, वह दोनों तरीकों से बताते हैं कि आपको प्रीलिम्स में भी फायदा हो जाए इसका,
और मेंस में भी फायदा। भाई मेंस में भी आप देखिए, एक जो कंसेप्ट आपके दिमाग में जब बन जाएगा तो आप मेंस में भी आपको फायदा मिलेगा, आप मेंस में भी उसको सही तरीके से लिख सकते हैं। मेरा यही कहना है, मैं इसीलिए इसको इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको क्या हो, दोनों में फायदा मिले, प्रीलिम्स में भी फायदा मिले और मेंस में भी फायदा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोर्स से जरूर एडमिशन लीजिए। चलिए अब हम मौल नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 क्या है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 48 देखिए क्या है, पता चलता है कि किसी 2-3 अनुच्छेद को उठाकर एक मिनट में क्वेश्चन पूछ दिया, जो हम बता रहे हैं उसी को लिखना है। या तो संविधान में क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई समाज में कि जिससे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, तो जो हम बोल रहे हैं यही लिखना है और कुछ नहीं इसके इतना लिखना है। मतलब क्या है, सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक न्याय की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई, जिससे लोगों को सही मामलों में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय की प्राप्ति हो सके। मोटा मोटी तो यही है, इसी को आपको केवल अनुच्छेदों के द्वारा बता देना है कि समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, कृषि एवं पशुपालन का सरकार के द्वारा सहायता और पर्यावरण से सुरक्षा, जितना है आप लिख दीजिए जो लोगों के कल्याण के लिए, यही तो है नीति निर्देशक। और क्या है, चलिए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गाय और बछड़ों तथा अन्य सुधार और वाहन पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने का कदम उठाए। देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य को का कर्तव्य है कि वह क्या करे, पशुपालन को आधुनिक बनाए, मतलब वैज्ञानिक प्रणालियों से जुड़े, पशुओं के नस्लों में सुधार करे। और इसी के तहत आप देखते हैं कि अनुच्छेद 48 की ही परिपुष्टि करने के लिए आप देखते हैं करनाल में जो स्थापित किया गया है, क्या अच्छे नस्ल के पशुओं को पैदा करने के लिए, चाहे आप देख लीजिए मथुरा में है जो बकरी के लिए है, ऊंट के लिए जो खोला गया है, हाँ बीकानेर में, चाहे इज्जत नगर में है पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए। इससे क्या हुआ है, अनुच्छेद 48 के लिए ही है। इससे क्या हुआ है, पशुओं का जो है वो उसको पशुओं के जो नस्ल है उसमें सुधार किया जा सके। दूसरी कि यह ऐसा कानून बनाया जाए, राज्य को अधिकार दिया गया है कि खास करके जो गोवंशीय पशु हैं, जो क्या है जो लोगों के लिए लाभदायक है, जिससे गाय हुई, चाहे गाय से गोवंशीय जानवर हुए जो लोगों के क्या करते हैं, जो बछड़े हैं, जो मतलब जो लोगों के कृषि कार्यों और अन्य कार्यों में प्रयोग आते हैं, इनके वध पर क्या किया जाए, प्रतिषेध किया जाए। इनके वध पर इसी 19 अनुच्छेद 48 को ध्यान में रखते हुए कई प्रदेशों ने गोवध और को क्या किया, प्रतिषेध किया है अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। बताइए कितनी बड़ी चीज। इसीलिए तो कहा गया है कि क्या है नीति निर्देशक तो क्या है, लोग सही मामलों में लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है वो किसको है, वह है नीति निर्देशक सिद्धांत को। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य की वो है कि वो पर्यावरण संरक्षण करे और पर्यावरण संरक्षण करे, पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। इसी के तहत अनुच्छेद 48 का के तहत ही वन्य जीव विहारों का डेवलपमेंट किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, वन्य जीव अभ्यारण्यों का किया गया है।
बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण या अन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, किसे जो जिससे क्या करें, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल रहे। पर्यावरण के देखिए, पशु पक्षी, पर्यावरण के लिए केवल एक थोड़ी होता है कि आप कुछ चीजों को प्रतिबंध कर दीजिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दीजिए, धुआं, नहीं नहीं। पर्यावरण का मतलब होता है संतुलित पर्यावरण। संतुलित मतलब सब कुछ हो, जीव के द्वारा भी, जीवों, अगर एक स्पीशीज का नाश हो जाता है तो भी पर्यावरण के लिए, मान लीजिए कि बाघ खत्म हो, टाइगर समाप्त, तो टाइगर समाप्त हो जाएंगे तो बहुत से क्या हो जाएगा, या कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ असंतुलन हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, सभी जीवों का, सबका काम बटा हुआ है, सबका क्या क्या काम है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार को इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 48 क के तहत कि राज्य को यह अधिकार है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे, जिससे क्या हो, प्राकृतिक न्याय में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ है, सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने इतिहास को क्या करे, अक्षुण्ण रखे, वह अपने इतिहास को अक्षुण्ण रखे। जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे मान लीजिए लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हुआ, संसद भवन हुआ, ठीक है, इसको संरक्षण करे, जिससे आने वाली पीढ़ी इससे क्या करे, वो इससे सीखे, इससे सीखे, जिसे वो अपने आप को गरिमामय महसूस करे। यह सरकार को, यह अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है कि राज्य इसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। यह उसको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 49 के तहत। राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश और क्षरण एवं निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता दिया गया है कि राज्य को इसको बचाना ही चाहिए। क्यों, क्या है, यह एक सामाजिक धरोहर है, यह आने वाली कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, इसको बचाना भी राज्य का काम माना गया है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा। मतलब क्या हुआ, ऐसा न हो कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या हो जाए, घाल, इसको अलग अलग रखा जाए, कार्यपालिका को अलग रखा जाए और न्यायपालिका को अलग रखा जाए, दोनों के कार्यों में क्या हो, टकराव उत्पन्न न हो। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। मतलब क्या है कि राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए, राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो, सद्भाव उत्पन्न हो, शांति उत्पन्न हो और जिससे क्या करे, सुरक्षा की स्थिति बने, ये नहीं कि भय का वातावरण कायम हो। यह ध्यान रखना चाहिए। यह कहता है अनुच्छेद 51। देखिए कितना बड़ा चीज है, वो 38 से लेकर 36 से लेकर, अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, यह पूरी तरह से क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक न्याय की स्थापना करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे क्या हुआ हो, अछूता रह गया हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का अधिकार से संबंधित हो, चाहे लोगों के शांति सुरक्षा से संबंधित है, सभी क्षेत्रों को नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत
राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। इसके तहत अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कार्य राज्य नहीं करेगा जिससे क्या हो, सुरक्षा के लिए खतरा हो और शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो। कोई भी राज्य ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे क्या हो, शांति का भय का वातावरण कायम हो जाए और सुरक्षा के लिए जो क्या हो, खतरा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया। मतलब ये नहीं कि किसी के साथ दुश्मनी कर दिया जाए, सबके साथ दुश्मनी करके तो राष्ट्र रहा भी नहीं जा सकता। तो यह राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करे जिससे क्या हो, न्याय संगत प्रयास करे जिससे सभी राज्यों के साथ, सभी राष्ट्रों के साथ, देशों के साथ हमारे संबंध जो हैं वो ठीक से रहे, ठीक बने रहे। मतलब न्याय संगत संबंध, मतलब क्या हो कि दुश्मनी का भाव ना हो, दोस्ती का भाव हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधी है, चाहे विश्व की सुरक्षा से संबंधित है, चाहे यूएनओ के द्वारा कोई चीज, तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसकी उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन संधियों की बाध्यताओं को के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, चाहे इवन जो अन्य संस्थाएं जो हैं विश्व की, अगर वैसा कोई नियम बनाती है तो उसका हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करने का प्रयास करना। इतनी बड़ी चीज है कि जो भी दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाद मतलब क्या हो गया, दो राष्ट्रों के बीच जो भी विवाद हो उसको क्या करना चाहिए, मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता के जो हुआ, उसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता का काम किया था। इसी अनुच्छेद 51 का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव है कि क्या हुआ कि मध्यस्थता के द्वारा दोनों देशों में शांति स्थापित हुई और सिंधु जल बंटवारे का काम किया गया, जिसमें मध्यस्थता का काम किसने किया, मध्यस्थता का काम विश्व बैंक ने किया। अब कुछ जो बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं, जरा उसको हम लोग देख लें। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत कुछ निर्देशक तत्वों को इसमें समाहित किया गया। संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में नए अनुच्छेद शामिल किए गए। पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए, पहला, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान। शुरू में ही बताए हम कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जेल में बंद है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी बात न्यायालय के सामने रखने के लिए अपना वकील तय कर सके न्यायालय में, तो यह न्यायालय को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि वह उसको क्या करे, कानूनी सहायता प्रदान करे, जिससे क्या हो, न्याय का उचित फैसला हो सके, उचित न्याय हो सके, न्याय का उल्लंघन न हो। दूसरा, बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा और स्वतंत्र, मतलब बालकों और अल्पवयस्क मतलब जिनका भी उम्र 18 साल से कम है, उनके अधिकारों का उनका शोषण न हो, इसको भी देखने का काम किसको है, राज्य को। गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर पाने का अधिकार 39(च) के तहत रखा गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन, मतलब क्या होना चाहिए,
स्वास्थ्य का अधिकार पाना उनका क्या है, गरिमामय वातावरण में होना चाहिए। ये नहीं कि उनको बेइज्जती करके उनको नहीं करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, गरिमामय वातावरण का विकास किया जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य का और विकास ऐसा किया जाए जिससे क्या करें, उनके जीवन स्तर ऊंचा हो सके। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता हो, मतलब उद्योगों के जो भी प्रबंधन किया जाए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो कर्मकार हैं, जो मजदूर जो हैं, उनको क्या होना चाहिए, उनके साथ उचित न्याय होना चाहिए। उनको वेतन उचित तरीके से वेतन मिलना चाहिए, उनको मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, उनको काम के दौरान आराम की भी सुविधा मिलनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत राज्य को है। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 43 में रखा, काम का उचित तरीका। चौथा जोड़ा गया जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा भी जोड़ा गया है उसी के तहत 76 के तहत अनुच्छेद 48 क। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 की 76 द्वारा अनुच्छेद 76 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई सरकार में, उसके द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में क्या किया गया, संशोधन किया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार के शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, अनुच्छेद 2086वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया गया, 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। तो क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य को अधिरोपित किया गया है। मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख, शिक्षा की देखरेख का काम किसको दिया गया है, अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को अधिरोपित किया गया है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इसकी देखभाल। 97वें संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 ख के अंतः स्थापित किया गया है, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन का निर्देश देता है। यह मतलब 2011 में 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 43 ख जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है, राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन मतलब और उनके स्वायत्त प्रचालन मतलब वह स्वयं अपने हिसाब से अपने संगठनों का संचालन कर सके, जिससे क्या हो, लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, पेशेवर प्रबंधन का निर्देश देता है राज्य को। 43 ख यह जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 4 से बाहर के निर्देश, भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भाग में भी कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार। सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, मातृभाषा में शिक्षा, यह क्या किया गया है, यह भी एक तरह से अलग से किया गया है। भाग 4 से ये बाहर के निर्देश हैं। प्रत्येक राज्य को राज्य के भीतर प्रत्येक नागरिक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रयास, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह भाग 17 में कहा गया है, अनुच्छेद 350। नीति निर्देशक के बाहर भी ये क्या किए गए, निर्देश दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बाहर भी यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य यह व्यवस्था करेगा। भाग 17 में कहा गया है अनुच्छेद 350 में कि
लोगों को क्या है, राज्य के अंदर उनकी मातृभाषा में उन्हें शिक्षा दिया जाए। तीसरा कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे हिंदी भारत को सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह भाग 17 में अनुच्छेद 351 में कहा गया है, भी निर्देश दिया गया है। इसीलिए इसको यहाँ बताने की जरूरत है कि नीति निर्देशक तत्व के बाहर भी राज्य को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह क्या करे, मातृभाषा के क्या करे कि राज्य के अंदर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया, ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया है, 350 के तहत ही का 351 के तहत कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, जिससे लोगों को क्या हो, भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का हिंदी भाषा माध्यम बन सके, ऐसा ध्यान देने की जरूरत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, नीति निर्देशक तत्वों की व्यापकता को देखते हुए इसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ तत्व समाजवाद की स्थापना के लिए, जबकि कुछ गांधीवादी विचारों से क्या प्रभावित है, तथा कई तत्व समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान हेतु उल्लेखित किए गए हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि नीति निर्देशक जो भी सिद्धांत है, नीति निर्देशक जो भी सिद्धांत है वो क्या करते हैं, समाज को में गांधीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक न्याय की स्थापना करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो सिद्धांत है समाजवाद से प्रभावित है अनुच्छेद, और कौन गांधीवाद से, कौन उदारवाद। देखिए अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत जो अनुच्छेद 38 क 38 ख 38 ग 38 घ 38 अंग 39 क 42 43 क आदि जो है इस समाजवादी सिद्धांत है, मतलब समाज के उत्थान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। उदारवादी अनुच्छेद 44 45 48 का 49 50 और 51 जो है उदारवादी, और गांधीवादी सिद्धांत जो है वो है 40 43 43 ख 47 48, मतलब पर्यावरण से लेके क्या करें, ग्राम पंचायतों का गठन, ये जितना है ये सब क्या है, मनरेगा आदि जो है वो गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित। अब कैसे है, जैसे मान लीजिए समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत सोशल प्रिंसिपल, ये सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। ये लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अनुच्छेद 38(1) लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करता है। अनुच्छेद 38(2) जो कहता है वो आय की असमानताओं को दूर करने का, यह क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 32(5) यह जो है यह समाजवादी न्याय की बात करता है। उसी तरह गांधीवादी सिद्धांत जो है, गांधीवादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत गांधी की विचारधारा से आधारित है। ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित योजनाओं का दर्शन, मतलब ये कहीं गांधीवादी दर्शन से क्या है, प्रभावित है, जिसे बता ही चुके हैं। इसमें अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, 46 अनुसूचित जाति, जितने हैं 47 48 गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं के वध प्रतिषेध, ये कहीं ना कहीं क्या है, गांधीवाद के दर्शन से प्रभावित है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गांधीवादी दर्शन की व्याख्या कीजिए,
आपको इसकी व्याख्या करनी होगी, इनकी व्याख्या करनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा में तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। यूपीएससी तो खास करके पूछती है। अगर पूछ दिया जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के तहत गांधीवादी दर्शन की व्याख्या कीजिए, तो आपको इसी चीज को लिखना। फिर अगर यही पूछ दे कि पाश्चात्यवादी उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान, नागरिकों के लिए समान वेतन, ये उदारवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये भी उदारवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 48 48 क 49, मतलब जहां जहां भी उदारवाद, जनता के उदारवाद की व्यवस्था की गई है, ये सभी का वर्णन हम करेंगे। तो इसीलिए क्या है, अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है, तो पहले हम देखते हैं कि मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार क्या है, ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है। मूल अधिकार जो है ये अपनी मूल प्रकृति में नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को कुछ मामलों में कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। क्योंकि क्या है, राज्य इसमें मूल अधिकारों में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका संरक्षक किसको बनाया गया है, कोर्ट को बनाया गया है। कोर्ट इस पे रोक लगा सकता है। दूसरा, मूल अधिकार जो होते हैं ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। तीसरा, उनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। एक कानूनी रूप से क्या है, मान्य है, मतलब यह बाध्य योग्य है, इसीलिए क्या है, कानूनी रूप से मूल अधिकार मान्य है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये स्वतः क्या है, वैयक्तिक है। छठवां जो है, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ही लागू है, मतलब इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया जाता। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह क्या करे, गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। मतलब अगर सरकार के द्वारा किसी भी को हनन किया जाता है तो उसको गैर संवैधानिक कोर्ट घोषित कर सकती है, उसको यह पावर दिया गया है। अब देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। यह अपनी मूल प्रकृति में क्या है, सकारात्मक है। यह अपनी मूल प्रकृति में सकारात्मक नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। यह गैर न्यायोचित होते हैं, यह गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्या है, यह वाद्य योग्य नहीं है, इसको कानून के द्वारा या सरकार के विचार पे छोड़ा गया है कि वह उसको लागू करे, उसको कहा गया है कि वो लागू कर सकती है। इसके लिए कोर्ट इसको क्या कर सकती है, लागू नहीं करवा सकती, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका नीति निर्देशक तत्वों का, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इनको क्या है, दोनों मान्यताएं प्राप्त है, राजनीतिक मान्यता भी प्राप्त है और नैतिक मान्यता भी प्राप्त है। इस समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये जो है नीति निर्देशक तत्व, ये समुदाय के, देखिए व्यक्ति, अभी हम लोग पढ़े मूल अधिकार क्या करता है, मूल अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, पूरे समुदाय के कल्याण की बात। इसीलिए तो ज्यादा लोकतांत्रिक हुआ ना, किसी एक व्यक्ति की रक्षा करना और पूरे समाज की रक्षा करना, दोनों में फर्क है। इसीलिए यह क्या करता है, पूरे कल्याण, समुदाय के कल्याण की बात। इस तरह से यह क्या है, समाजवादी है। इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। इसलिए
कि क्या है, तो शुरू में ही बता दिए हैं कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इस पे कोर्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा सकता, कोर्ट इस पे कुछ रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट उस पर प्रतिबंधित कर सकती है, या कोर्ट को अधिकार दिया गया है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक जो है क्या है, कोर्ट है। अब हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य, यह मूल कर्तव्य क्या है, यह बाद में जोड़ा गया है 1976 मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है बाद में। यद्यपि अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट अंतर संबंधित एवं अविभाज्य होते हैं, परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्यों को ही स्थान दिया गया था। केवल यह कहा गया था कि राज्य के कर्तव्य क्या है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने के लिए, और लोगों के क्या अधिकार है, राइट टू सिटीजनशिप दिया गया था, लेकिन लोगों का क्या कर्तव्य है देश के प्रति, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया था। इसी को संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि लोगों के भी कुछ क्या है, कुछ कर्तव्य हैं, किसके प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति। बाद में 1976 नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंधी प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया। सन 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को भी इसमें जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया, रशिया यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है, लेकिन रूस के संविधान में क्या किया गया है कि जनता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको विश्लेषित किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 51 क के तहत, अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि राष्ट्र के प्रति लोगों के भी कुछ क्या होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, वह था स्वर्ण सिंह समिति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संतुष्टि देने के लिए गठित किया गया था। मतलब इसके लिए यह किया गया था कि आपातकाल के दौरान मतलब लोगों के भी कुछ क्या है, कुछ कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, इसके लिए संतुष्टि के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में, स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वें संविधान द्वारा 1976 को इसमें लागू किया। इसके माध्यम से संविधान के एक नए भाग का गठन किया गया, भाग 4 का। भाग 4 का क्या है, मूल कर्तव्य है। इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का।
जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों पर जोर दिया गया। क्या कि राज्य के, देखिए क्या है, मूल अधिकार जो हैं वो तो राज्य के लोगों के अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व तो राज्यों के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन देश के प्रति जनता के भी कुछ कर्तव्य हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसको मूल कर्तव्य कहा जाता है 51 क के तहत, और 10 मूल कर्तव्यों को बताया गया कि यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य। 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का एक कर्तव्य निर्धारित किया गया। अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अब हम देखेंगे कि कौन 11 है। मूल कर्तव्य की यह 11 क्या विशेषताएं? परीक्षा में इसको मेन से पूछ सकता है कि मूल कर्तव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको यही लिखना होगा। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है। पहला, मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये नागरिकों का क्या है? कर्तव्य है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं जो कुछ क्या है? नैतिक हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे राष्ट्रगान क्या, राष्ट्र ध्वज का आदर करना क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों का सम्मान करना यह नैतिक कर्तव्य माना गया है। यदि स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करना यह नैतिक कर्तव्य है। दूसरा, ये मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और जीवन पद्धतियों से संबंधित है। तीसरा, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। यह जो मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं केवल अपने देश के नागरिकों के लिए दिए गए हैं। अब मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? आलोचनाओं के बावजूद मूल कर्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर रेखांकित किया गया है। मूल कर्तव्य जो हैं समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने और राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि की चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। अगर देखिए, अगर मूल कर्तव्य ही नहीं रहते, समाज में जोड़ा गया रहता, तो लोग सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं। इससे क्या होता है? लोगों के अंदर भय ही नहीं रहता। या लोगों का कर्तव्य बताया गया है कि यह राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसको नष्ट करना ये आपके का क्या है? इसका उल्लंघन होगा और आप इसको, इसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। आदि मूल कर्तव्य के अंतर्गत ही दिया गया है। नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। तीसरा, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए क्या है? प्रेरणा स्रोत है, जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मतलब अनुशासन की भी को लाने के लिए मूल कर्तव्य जरूरी है। अब 11 जो मूल कर्तव्य जो है वो क्या क्या है? पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला यही है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनका वर्णन कीजिए, तो आपको यही लिखना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उनका आदर करें। चौथा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण रखें।
5वां, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब क्या है, देश की रक्षा करिए और अगर आपके देश के द्वारा यह आह्वान किया जाता है तो आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। 6वां, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से यह क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब क्या है, भारत के अंदर समरसता, भाईचारा, बंधुता का विकास करना कीजिए। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे क्या हो, अलगाव उत्पन्न हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग कीजिए जिसमें महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। 7वां जो है, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब हमारी संस्कृति कितनी महान रही है, इससे हमको क्या होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में हमको बताना। 8वां, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 9वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। 10वां जो है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको यह सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 11वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। 12वां जो इसमें किया गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। कि मतलब यह मूल कर्तव्य है माता पिता का कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक के बच्चों के शिक्षा का उचित प्रबंधन करें। इस तरह यह 12 मूल कर्तव्य जो 1976 में तो 10 ही जोड़े गए थे और बाद में 2002 में 2 जोड़ा गया। इस तरह आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। आज हम पढ़ लिए नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। कल हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे, और आप लोग जरूर जुड़िए हमारे क्लास से और इसका फायदा लीजिए। कल हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्त, मेरा कोड है AKS001। आप हमारे कोड के माध्यम से एडमिशन लीजिए और आप हमारे चैनल को PCCSE हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।